अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास, आज का जो लेक्चर है इसमें हमने जो है अकाउंटिंग फॉर अकाउंट रिसीवेबल, बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट के बारे में डिस्कशन करनी है और लेक्चर नंबर 14 है ये हमारा। और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में ये सारे डिस्कशन हम कंप्लीट कर सकें। इन लेक्चर्स के ऊपर जो डिपेंड करती है कंटेंट के अंदर जो है वो है जी रिसीवेबल्स एंड इट्स सब्सिडरी लेजर्स, अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग, बैड डेट एंड एस्टिमेशन वैल्यूएशन ऑफ अलाउंस, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट अप्रोचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमने डिस्कस करना है। ओके, सबसे पहले है जी ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ मर्चेंडाइजिंग कंपनी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मर्चेंडाइजिंग कंपनी होती क्या है। तो मर्चेंडाइजिंग कंपनी का बिजनेस ये होता है कि ये रेडी टू सेल की प्रोडक्ट्स लेती हैं और उसको आगे सेल आउट करती हैं। ठीक है, तो इन्होंने खुद कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करना होता, बनी बनाई चीज लेते हैं और उसको आगे सेल आउट करते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो ऑपरेटिंग साइकिल में पोर्शन है वो है जी कैश। कैश होगा तो आप मर्चेंडाइज को परचेज करेंगे जिसको हम इन्वेंट्री कहेंगे। इस इन्वेंट्री को या मर्चेंडाइज को जब आप क्रेडिट पे सेल आउट करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होगा, और जब अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होगा तो जितनी जल्दी इसकी कलेक्शन होगी रिसीवेबल की तो फिर कैश दोबारा आपके पास आ जाएगा। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल है मर्चेंडाइज का। ठीक है, इसमें कैश जब तक नहीं होगा आप ट्रांजैक्शंस आगे नहीं कर पाएंगे। ओके, मर्चेंडाइजिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को उसने रिलेट किया है, कंपेयर किया है कि जो मर्चेंडाइजिंग कंपनी है वहाँ परचेज इन्वेंट्री इन रेडी टू सेल कंडीशन है, और जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ थोड़ा सा आपका कम्प्लेक्स या लॉन्गर ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पहले रॉ मटेरियल परचेज होगा, फिर उस पर प्रोसेसिंग होगी, फिर कहीं जाकर फिनिश गुड बनेगी। रिटेलर एंड होलसेलर बड़े इंपॉर्टेंट है। रिटेलर बेसिकली कौन लोग हैं? रिटेलर वो लोग हैं जो कि मर्चेंडाइजिंग जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली सेल आउट कर रहे होते हैं पब्लिक को, और होलसेलर जो है वो मर्चेंडाइज को डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से पहले परचेज करता है और फिर इसको इस मर्चेंडाइज को सेवरल रिटेलर्स को दे रहा होता है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ मर्चेंडाइजिंग कंपनी आपके सामने छोटी सी कंडेंस फॉर्म में उसने बताया कि रेवेन्यूज फ्रॉम द सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप माइनस करेंगे एक्सपेंसेस को तो 270,000 माइनस करने के बाद नेट इनकम आपके पास आएगी 90,000 की। तो सीजीएस को उसने रिप्रेजेंट किया है कि एक्सपेंस ऑफ गुड डेट आर सोल्ड टू द कस्टमर, और ग्रॉस प्रॉफिट को उसने रिप्रेजेंट किया कि दिस इज द यूजफुल मीन ऑफ मेजरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सेल ट्रांजैक्शन। तो अगर हमने सेल ट्रांजैक्शन देखनी हो तो हम ग्रॉस प्रॉफिट को देख लेते हैं, और अगर हमने ये देखना हो कि गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने तक कितना एक्सपेंस हुआ तो वो हम सीजीएस के थ्रू देख लेते हैं। व्हाट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डज अ मर्चेंडाइजिंग कंपनी नीड? तो ये किस किस्म की इंफॉर्मेशन को चाहिए होगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के लिए? अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को देखेंगे। डेली बिजनेस ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट है तो कस्टमर लेजर चेक किया जाएगा। स्पेशल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है तो टैक्स रिपोर्ट्स को हम देखेंगे। जनरल लेजर अकाउंट्स है, ये वही चीजें हैं जो हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, लेजर्स जब हम बना रहे थे तो यहाँ इसने कहा जी जनरल लेजर प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन, दे डोंट प्रोवाइड मच ऑफ द डिटेल इन्फॉर्मेशन नीडेड इन द डेली बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, अब यहाँ आपको कलेक्टिव अकाउंट रिसीवेबल का तो पता चल गया, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि कौन से कस्टमर ने कितनी अमाउंट आपको देनी है। ठीक है, अब यहाँ इसने सब्सिडरी लेजर्स बनाए। अब आपने देखा होगा कि जनरल लेजर जो है इसी में से आपने ड्राइव किया है सब्सिडरी लेजर। तो जैक ने 2000 का जो है वो बिल उसका आउटस्टैंडिंग है, और इसी तरह इधर है इसका 5000 का जो बिल है वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो इन सब्सिडरी लेजर्स को हम कंट्रोलिंग अकाउंट्स भी कहते हैं। अच्छा, टू अप्रोचेस जो है वो अकाउंटिंग के अंदर यूज हो रही है मर्चेंडाइजिंग ट्रांजैक्शन के लिए। एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, दूसरे पीरियोडिक। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम साथ साथ चीज़ों को रिकॉर्ड करते जाते हैं, पीरियोडिक में एक टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले परपेचुअल को देखते हैं। तो परपेचुअल की है जी इन्वेंट्री अकाउंट इज कॉन्टिन्यूसली अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट आइटम ऑन दी हैंड। ठीक है, अब यहाँ कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं, उसके साथ हम आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑन सितंबर 5th वर्ली कॉर्पोरेशन परचेज 100 लेजर लाइट फॉर रीसेल फॉर $30 पर यूनिट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑन अकाउंट। अब 5 सितंबर को वर्ली कॉर्पोरेशन ने क्रेडिट पर परचेजिंग की थी। ठीक है, वो जो परचेजिंग की है वो $30 पर यूनिट की उनको पड़ी है, और 100 लेजर लाइट्स उन्होंने परचेज की हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी, अकाउंट पेबल आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी जनरेट हुई, आपने क्रेडिट पे परचेजिंग की है। 10 सितंबर को वर्ली कॉर्पोरेशन ने 10 लेजर लाइट जो हैं वो पर यूनिट के हिसाब से $50 के एबीसी रेडियो को सेल आउट कर दी हैं।
ठीक है। अब जब इनको सेल आउट किए, क्रेडिट पे सेलिंग हुई है, तो फिर आपकी परपेचुअल इन्वेंट्री के सिस्टम से एक ही डेट में दो जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड की जाएंगी। तो अकाउंट रिसीवेबल जो है ये आपका डेबिट हो जाएगा, सेल आपका क्रेडिट। अब आपको कितनी कॉस्ट पड़ी आप वो भी आप मेंशन करेंगे। सीजीएस है वो 300 है और इन्वेंट्री जो है वो 300 से आपकी क्रेडिट होगी। अच्छा, अब ये जो पोर्शन है कॉस्ट वाला ये आपके सामने है। अगर रिटेलिंग आप देखें तो आपने 500 की हुई तो आपको 200 का बेनिफिट हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। ठीक है। सितंबर 15 वर्ल्ड कॉर्पोरेशन पेड इलेक्ट्रॉनिक सिटी $3000 फॉर द सितंबर 5 परचेज। अब इन्होंने जो क्रेडिट परचेजिंग की थी इन्होंने पेमेंट क्लियर कर दी है, तो अकाउंट पेबल आपका खत्म हो गया, लायबिलिटी डिक्रीज होगी, ये डेबिट होगी और कैश आपका क्रेडिट हो गया। अब सितंबर 22 को क्या हुआ, वर्ल्ड कॉर्पोरेशन रिसीव $500 फ्रॉम एबीसी रेडियो एस से पेमेंट इन फुल फॉर देयर परचेज ऑन सितंबर 10। अब इन्होंने रिसीव की है पेमेंट $500 की, ठीक है, एबीसी वालों से। इन्होंने भी क्रेडिट पे सेलिंग किया हुआ था और जब कैश इनको मिला तो वो 500 से डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल 500 से क्रेडिट हो गया। अच्छा, अब यहाँ इन्वेंट्री सब्सिडी लेजर का एक स्नैपशॉट उसने आपको बताया हुआ है, और ये जो स्नैपशॉट है इसमें आपका लाइफो फाइफो वाला जो मेथड है शायद आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया हो, तो इसमें उसको भी हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें परचेजेस हमारी कितनी, सोल्ड कितनी हुई और बैलेंस कितना हुआ, ठीक है, जिससे आपको एक पता चल जाएगा कि फिजिकल इन्वेंट्री काउंट आप कर सकते हैं, ठीक है, और इन्वेंट्री श्रिंकेज कितनी हुई है या कितनी आपकी ज़ाया हो गई है इन्वेंट्री या कहीं डिस्ट्रॉय हो गई है, वो भी आपके सामने एक स्नैपशॉट आ जाता है। Taking a physical inventory in order to ensure the accuracy of their perpetual record, most businesses take a complete physical count of the merchandise on hand at once a year. अब फिजिकल इन्वेंट्री के क्या होगा कि खुद वेयर हाउसेस में जाके परपेचुअल इन्वेंट्री के अंदर आप जाके इन्वेंट्री को काउंट करेंगे और देखेंगे कि कितनी इन्वेंट्री आपके पास है और कितनी नहीं है। ये सारी चीज़ें हम साल में एक दफ़ा कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड उसने फिर आपको बताई हैं कुछ इलस्ट्रेशन। तो रीजनेबल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री श्रिंकेज एज आर व्यूड एज नॉर्मल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। एग्जांपल इंक्लूड ब्रेकेज, पॉलिश या थेफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो दिसंबर 31 को वर्ल्ड कॉर्पोरेशन ने काउंट की इन्वेंट्री और इन्हें पता चला कि शॉर्टेज है 2000 की, ठीक है। अब इसको हमने रिकॉर्ड कैसे करना है, सीजीएस 2000 से डेबिट और इन्वेंट्री आपकी क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमने क्लोजिंग एंट्रीज करनी है परपेचुअल इन्वेंट्री के अंदर। तो आप किन किन अकाउंट्स को किसके साथ क्लोज करेंगे ये आपके सामने है। रेवेन्यू को और रेवेन्यू अकाउंट को आप इनकम समरी के साथ करेंगे, ठीक है। एक्सपेंस अकाउंट को भी इनकम समरी के साथ क्लोज। इनकम समरी को अगर आपने क्लोज करना होगा तो रिटेन अर्निंग के साथ करेंगे, और डिविडेंड को अगर क्लोज करना है तो वो भी रिटेन अर्निंग्स के साथ। ओके, अब हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की तरफ जाते हैं। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम जो है ये अप टू डेट आपको साथ साथ नहीं करना पड़ेगा, आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसको अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, इलस्ट्रेशन हम सारी वही ले रहे हैं, ठीक है। अब इन इलस्ट्रेशंस के अंदर आपने सिंपल ये देखने का डिफरेंस क्या है पीरियोडिक और परपेचुअल का। अब यहाँ पे वर्ल्ड कॉर्पोरेशन 100 लेजर लाइट है, 30 पर यूनिट की है कॉस्ट, और क्रेडिट परचेजिंग हुई है, वही ट्रांजेक्शन से आ जाएंगी, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर इन्होंने कहा है कि जी ऑन सितंबर 10 वर्ल्ड कॉर्पोरेशन ने सोल्ड की है 10 लेजर लाइट फॉर $50 पर यूनिट के हिसाब से। अब यहाँ आप देखें कि आपने जो रिटेल की जो ट्रांजैक्शन है सिर्फ वो बताई है, वो जो सीजीएस की ट्रांजैक्शन आपने परपेचुअल में बताई थी कि आपको कितनी कॉस्ट पड़ी 300 की, ठीक है, वो आप यहाँ मेंशन नहीं करेंगे जब आप पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। देन फिर हम 15 सितंबर की वही ट्रांजैक्शन है कि 3000 जो है इन्होंने जो पे करना था वो इन्होंने पे कर दिया है वर्ल्ड कॉर्पोरेशन वालों ने, और उसके बाद फिर 22 को इनको रिसीव हुई, जहां इन्होंने क्रेडिट सेलिंग की थी एबीसी रेडियोस वालों को, तो कैश इनको 500 का रिसीव हुआ, ठीक है। उसके बाद है जी सीजीएस को अगर आप पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर आपने कैलकुलेट करना हो तो कैसे करें। तो एग्जांपल है आपके सामने, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ पार्टी सप्लाई शो इन्वेंट्री जनवरी 1 की उन्होंने दी है 14,000, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर की 1,30,000 की, दिसंबर 31 एट द एंड ऑफ द ईयर इनके पास जो मर्चेंडाइजिंग ऑन हैंड थी वो थी 12,000। अब आपने सीजीएस कैलकुलेट करके बताना है, तो ये सिंपल सा फार्मूला ये आपने ज़हन नशीन करना है। इन्वेंट्री बिगनिंग में 14,000 थी, इसमें ऐड करेंगे परचेजेस तो 1,44,000 जो है वो सीजीएस सीजी आपके पास आया अवेलेबल फॉर सेल, इसमें से आप लेस कर देंगे इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर और आपके पास सीजीएस की अमाउंट आ जाएगी। ओके, उसके बाद आपने अगर इसी सीजीएस को पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करना हो तो सीजीएस आपका डेबिट, इन्वेंट्री और परचेजेस आपकी क्रेडिट हो जाएंगी जितनी भी आपके पास गिवन होंगी।
ओके उसके बाद है नाउ पार्टी सप्लाई मस्ट रिकॉर्ड दी एंडिंग इन्वेंट्री। अगर इन्होंने एंडिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना हो तो इन्वेंट्री आपकी डेबिट और सीजीएस आपका क्रेडिट हो जाएगा उसी अमाउंट से जो आप बताएंगे। अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में आपने क्लोजिंग करनी है प्रोसेस की तो वही सारा सिस्टम होगा। रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट इनकम समरी के साथ क्लोज होंगे, इनकम समरी रिटेन अर्निंग के साथ, और डिविडेंड जो है वो भी रिटेन अर्निंग के साथ क्लोज होंगे। अच्छा कंपैरिजन अगर हम करें परपेचुअल इन्वेंट्री का और पीरियोडिक इन्वेंट्री का, तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर में आप यूज़ करते हैं, और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो आप छोटे किसी शॉप में भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें डेली बेसिस पे आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा क्रेडिट टर्म एंड कैश डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर जब चीज़ों को बेच रहा होता है तो वो क्रेडिट टर्म्स भी स्टेट करता है, बताता है अपने बिल के अंदर। 2/10 N/30 का क्या मतलब है जी? अगर आप 10 दिनों में परचेजिंग करने के बाद अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो 2% आपको डिस्काउंट होगा, और अगर आप 30 दिन तक पेमेंट नहीं करते तो फिर आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं होगा। अब यही बातें उसने यहाँ दोबारा बताई हुई हैं। ओके उसके बाद है क्रेडिट टर्म्स एंड कैश डिस्काउंट। अगर नेट मेथड पे ये हो रहा है तो फिर परचेजेस को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा नेट अमाउंट पे, और परचेज डिस्काउंट लॉस्ट अगर हो जाता है कि अगर आपको डिस्काउंट नहीं मिलता 10 दिन से ज़्यादा हो जाए तो वो फिर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और पेमेंट जो है वो आउटसाइड द डिस्काउंट पीरियड वो भी आपको रिकॉर्ड करनी है। अच्छा क्रेडिट टर्म एंड कैश डिस्काउंट से रिलेटेड उसने आपको ये इलस्ट्रेशन दी है कि July 6 प्ले क्लॉथ परचेज $4,000 ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट विद टर्म ऑफ 2/10 N/30 फ्रॉम किड्स क्लॉथ, प्रिपेयर दी जर्नल एंट्रीज। अब इन्होंने परचेजिंग की है और क्रेडिट पे की है, ठीक है 4,000 की, और डिस्काउंट इनको दे दिया कि 6 जुलाई को इन्होंने परचेजिंग किया। 10 दिन के अंदर अगर ये पेमेंट 4,000 दे देते हैं तो 2% के हिसाब से डिस्काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है तो ये ट्रांजैक्शन आपके सामने रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है अगर तो इनको डिस्काउंट मिलेगा तो ये 6 जुलाई को जो अपनी ट्रांजैक्शन है वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इन्वेंट्री 3,920 से डेबिट और अकाउंट पेबल 3,920 से क्रेडिट। ये क्यों हुआ? क्योंकि इनको 2% के हिसाब से जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं। अब ऑन July 15 इन्होंने फुल पेमेंट कर दी है, क्योंकि इन्होंने फुल पेमेंट कर दी तो अकाउंट पेबल जो है वो 4,000 का नहीं होगा, वो 3,920 का होगा, और कैश भी इनको इतना देना पड़ा। अच्छा उसके बाद है जी अगर हम ये अज्यूम करें कि प्ले क्लोथ वालों ने पेमेंट जो है वो नहीं दी और 20 जुलाई हो गई है, तो फिर क्या होगा? फिर डेफिनेटली पूरी की पूरी अमाउंट आपको देनी पड़ेगी, और यहाँ परचेज डिस्काउंट लॉस जो है जो आपने डिस्काउंट आपने लूज कर दिया वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, और अगर डिस्काउंट लॉस्ट है तो वो भी आपका हमेशा डेबिट होगा क्योंकि ये एज ए एक्सपेंस है। ओके देन है जी अगर हम ग्रॉस मेथड के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं तो फिर परचेजेस को ग्रॉस अमाउंट के ऊपर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। परचेज डिस्काउंट टेकन आर रिकॉर्डेड, ये आप लिखेंगे व्हेन पेमेंट इज मेड इनसाइड द डिस्काउंट पीरियड। ओके जी अब इससे रेलिवेंट उसने कहा कि जी यहाँ आपने ग्रॉस इनवाइस प्राइस के मुताबिक करना है। अब इलेस्ट्रेशन हम वही वाली ले रहे हैं कि 4,000 की ही मर्चेंडाइज है जो कि क्रेडिट पे हुई है, और जो क्रेडिट टर्म्स है वो भी सेम है, तो एंट्रीज वही आपके पास आएंगी 4,000, और इन्वेंट्री का और अकाउंट पेबल जो है वो भी 4,000 होगा। ठीक है जी, और उसके बाद जी ऑन July 15 अगर फुल अमाउंट दे देते हैं तो फिर यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कितना आपको डिस्काउंट आपने लिया है। ठीक है यहाँ ये आप चीज मेंशन करेंगे। उसके बाद है अगर एज्यूम करें कि 20 जुलाई तक अमाउंट जो है वो अभी वेट है और फिर पे की है, तो फिर डेफिनेटली 4,000 का जो टोटल बिल है वही आपको पे करना होगा। ठीक है उसके बाद है ऑन August 5 प्ले क्लॉथ रिटर्न $500 ऑफ अनसेटिस्फैक्टरी मर्चेंडाइज परचेज फ्रॉम किड्स क्लॉथ ऑन क्रेडिट टर्म ऑफ 2/10 N/30 द परचेज वॉज ओरिजिनली रिकॉर्डेड एट नेट कॉस्ट। अब इसने कहा कि जी प्ले क्लॉथ वालों ने कोई $500 की जो मर्चेंडाइज थी वो भिजवाई है क्योंकि वो ठीक नहीं थी, अनसेटिस्फैक्टरी थी किड्स वालों को, और क्रेडिट टर्म्स हुई हैं और परचेजेस जो है वो नेट कॉस्ट पर रिकॉर्ड की गई हैं। तो एंट्रीज आप क्या रिकॉर्ड करेंगे? बेसिकली आपकी 500 की जो क्लॉथ थी या जो मर्चेंडाइज थी वो रिटर्न नहीं हुई, बल्कि आपकी 490 की रिटर्न हुई है क्योंकि आपने डिस्काउंट लिया हुआ था। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन परचेजेज, आप ट्रांसपोर्टेशन से रेलिवेंट जितनी भी कॉस्ट है जिसमें एक्विजिशन ऑफ एसेट है ये भी ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। ठीक है अब ये कॉस्ट ऑफ एसेट को तमाम को कैलकुलेट करने में ये सारे हम यूज करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, एक्विजिशन कॉस्ट हो, फिर जाके कहीं कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो निकलती है।
ओके, अब हम सेल की तरफ चलते हैं। तो सेल के अंदर इसने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू जो सेल है वो कैसे हम करते हैं। तो रेवेन्यू जो है उसके अंदर हमारे पास सेल है, सेल में से हमने सेल रिटर्न या अलाउंसेस को माइनस करना होता है या सेल डिस्काउंट को माइनस करना होता है, और उसके बाद जो फिर हमारे पास सेल आती है उसको हम नेट सेल कहते हैं। अच्छा, सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस हैं हमारे पास। अब यहाँ ये कह रही हैं कि ऑन अगस्त 2 kids clothes sold 2000 of merchandise to play cloth on credit term 2/10 and over 30. तो किड्स क्लॉथ ओरिजिनली पेड $1000 फॉर द मर्चेंडाइज। 2000 की मर्चेंडाइज जो है इन्होंने परचेज की है, सॉरी सेल की है इन्होंने क्रेडिट के ऊपर, ठीक है, और क्रेडिट टर्म्स वही हैं। ओरिजिनली 1000 की इनको कॉस्ट पड़ी और इन्होंने 2000 की वो चीज़ बेची है। तो अकाउंट जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम इसको मेंशन करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल 2000 से डेबिट और सेल जो है वो क्रेडिट। तो हमने एक डेट में जो है वो दो ट्रांजैक्शंस को मेंशन करना होगा, जिसमें हम बताएंगे कि 1000 की ओरिजिनल हमें कॉस्ट पड़ी थी और हमने इन्वेंट्री जो है वो 2000 के आगे सेल आउट की है। तो बेसिकली ये हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को यूज कर रहे हैं, और परपेचुअल में पहले भी आपको मैंने बताया कि आपको दो एंट्रीज रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी एक ही डेट में। ओके, उसके बाद 500 जो डॉलर्स थे वो अनसेटिस्फैक्ट्री थे, वो इन्होंने भिजवा दी। हालांकि ओरिजिनल कॉस्टिंग कितनी थी इसकी, $250। क्योंकि परपेचुअल सिस्टम है तो आपको बताना पड़ेगा कि ओरिजिनल जो आपने भिजवाए हैं अमाउंट इन्वेंट्री की वो थी $250, और इस तरह आपने रिकॉर्डिंग करनी होगी। ओके, उसके बाद है जी 4000 की जो मर्चेंडाइज इन्होंने बेची थी जिस टर्म्स के ऊपर, ठीक है। अब ये बेसिकली आपको बता रहे हैं कि इसमें परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को यूज करते हुए इन्होंने कैसे रिकॉर्डिंग की, ठीक है। तो 4000 जो है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में वही दो रिकॉर्डिंग होगी प्ले क्लॉथ के बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल 4000 से और सेल जो है वो भी 4000 से आपकी क्रेडिट होगी। अच्छा, अब सेल डिस्काउंट जो था वो आपने देखा, तो सेल डिस्काउंट जो है वो CGS 2000 का ओरिजिनल आपको कॉस्टिंग पड़ी थी जो कि आपने 4000 की बेची, वो आपने मेंशन की। और उसके बाद है जी 15 जुलाई को इन्होंने रिसीव की है अमाउंट ड्यू फ्रॉम प्ले क्लॉथ, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने सेल डिस्काउंट जो है इनको देना पड़ गया। तो जब सेल डिस्काउंट हम देंगे तो वो हमारा एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ मेंशन किया। उसके बाद है जी 20 अगर हम ये कहें जुलाई तक इन्होंने रिसीव नहीं किया अमाउंट किड्स क्लॉथ वालों ने प्ले क्लॉथ्स वालों से, तो फिर आप उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। डिलीवरी एक्सपेंस है, डिलीवरी कॉस्ट इनकर्ड बाय द सेलर आर डेबिटेड टू द डिलीवरी एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पर हम इसको चार्ज करते हैं। अकाउंटिंग फॉर सेल टैक्स अगर है तो अकाउंटिंग फॉर सेल टैक्स में आपने बताना होगा कि सेल टैक्स आप कितना पे कर रहे हैं, तो 7% के हिसाब से यहाँ सेल टैक्स बता रहा है। कैश आपको 1070 का मिला, इसमें से सेल टैक्स 70 क्रेडिट हुआ, और सेल ओरिजिनल जो हुई है वो 1000 की हुई है, ठीक है। अब हम अकाउंट रिसीवेबल की तरफ चलते हैं। अनकोलेक्टिबल अकाउंट्स कुछ होते हैं, ये वो अकाउंट्स होते हैं कि जब आप क्रेडिट पे सेलिंग करते हैं और कस्टमर आपको पेमेंट जो है वो नहीं दे पाता, तो वो आपकी जो अमाउंट है वो अनकोलेक्टिबल अकाउंट्स में डील की जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग अनकोलेक्टिबल अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, रिकॉर्ड एंड एस्टिमेट ऑफ द अनकोलेक्टिबल अकाउंट्स। अब अनकोलेक्टिबल अकाउंट्स एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट जो है वो आपके क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद है जी अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स में अगर हमने नेट रियलाइजेबल वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल के टोटल अमाउंट लिखेंगे और इसमें से लेस कर देंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स को। ओके, उसके बाद है जी राइट ऑफ एन अनकोलेक्टिबल अकाउंट रिसीवेबल। अगर आपने राइट ऑफ करना हो तो फिर आप कैसे करेंगे कि व्हेन एन अकाउंट इज डिटरमिन्ड टू बी अनकोलेक्टिबल इट नो लॉन्गर क्वालिफाई एज एन एसेट एंड शुड बी रिटन ऑफ, ठीक है। अगर कोई अकाउंट है जो कि अनकोलेक्टिबल है, आपको रिकवर नहीं हुआ, आप कलेक्ट नहीं कर पाए, उसको आप एज ए एसेट के तौर पर लिखेंगे और उसको रिटर्न ऑफ आपको करना पड़ेगा। अब वो आप कैसे करेंगे, वो दो अकाउंट्स हैं आपके, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल आपका क्रेडिट हो जाएगा। Assume that on January 5th, K. Mark determined that Jensen Tar would not pay the $500 he owes, ठीक है। अब यहाँ ये मेंशन कर रहा है कि 5 जनवरी तक ये मार्क डिटरमिन किया है कि जैसन क्लार्क ने $500 इनको पे नहीं किए, ठीक है। तो फिर आप कैसे इसको मेंशन करेंगे, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट 500 से डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल 500 से क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अब आपने अज्यूम करना है कि अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस जो है वो 10,000 का था, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट बैलेंस वो 2500 का था, और इसका इफेक्ट देखने के राइट ऑफ के बाद और उससे पहले क्या हुआ।
अब बिफोर राइट ऑफ आपके सामने है जी 10,000 के रिसीवेबल से अलाउंसेस फॉर डाउटफुल 2,500 के थे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आई 7,500। और अगर राइट ऑफ करने के बाद देखें तो अकाउंट रिसीवेबल 95 की है, क्योंकि 500 जो उसने पे करना था वो हमने पहले से डिडक्ट कर दिया, अलाउंसेस हमने 2,000 के रखे थे, तो दोनों की जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आया। उसके बाद है रिकवरी ऑफ एन अकाउंट रिसीवेबल प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। अगर रिकवरी हो गई है इसी अकाउंट रिसीवेबल की जो कि अभी हमने कलेक्ट नहीं किया था, अगर वो रिकवर हो गया तो फिर एंट्रीज क्या होंगी जी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल क्रेडिट, और कैश आपका जितना होगा वो डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल आपका उतनी अमाउंट से क्रेडिट। तो आपको एक डेट में 2 एंट्रीज को रिकॉर्ड करना होगा जब आपका अकाउंट रिसीवेबल जो है वो रिकवर हो गया। मंथली एस्टीमेट ऑफ क्रेडिट लॉसेस हैं, अगर एट द एंड ऑफ ईच मंथ मैनेजमेंट शुड एस्टीमेट द प्रोबेबल अमाउंट ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट एंड एडजस्ट द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट टू दिस न्यू एस्टीमेट। ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ आपको एग्जांपल दे रहे हैं, December 31st 2003 म्यूजिक लैंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड इंडिकेट द फॉलोइंग। अकाउंट रिसीवेबल 50,000 के हैं, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स इन्होंने रखे हुए हैं $200 के। पास्ट एक्सपीरियंस है कि रिसीवेबल जो है वो 5% इनको कभी भी रिकवर नहीं हुए। अब अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स का एक्सपेंस आपने बताना है 2003 में। तो डिजायर्ड बैलेंस इन अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स आपके सामने है, 5% के हिसाब से वो 25 ही आता है। ठीक है, अगर हम की अकाउंट अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट का बनाएं तो 200 तो हमने ऑलरेडी रखे हुए थे। ठीक है, और 2300 जो है ये हमारी अमाउंट जो है वो अनकोलेक्टेबल की है, और 2500 जो है वो हमने डिजायर बैलेंस निकाला है। तो बेसिकली आपने 2500 में से माइनस किया 200 को, तो आपके पास जो बैलेंस आया वो है 2300। यही आपका अनकोलेक्टेबल एक्सपेंस है जो कि आपका रिकवर नहीं होता। Okay, let's look at another way to estimate uncollectible accounts. अब देखते हैं जी, year end account receivable is broken down into age classification. Each age grouping has a different likelihood of being uncollectible. Computer separate allowance for each age grouping. अब ये जो अप्रोच है ये आपकी बैलेंस शीट अप्रोच कहलाती है जब आप क्रेडिट लॉसेस को एस्टिमेट कर रहे होते हैं। तो ये आपके सामने एक फॉर्मेट है जिसके अंदर उसने आपको बताया, एक साइड पे डेज पास्ट ड्यूज है, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस है, एस्टिमेटेड बैड डेट परसेंटेज है जो कि आप खुद से डिटरमिन करते हैं, और एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अमाउंट्स है। तो करंट जो थी अकाउंट रिसीवेबल वो 45,000 के थे, 1 से 30 दिनों तक 15,000 के हुए, फिर 31 से 60 दिनों तक 5,000, और फिर 60 दिनों से ज्यादा 2,000 के हो गए। ठीक है, अब इसके ऊपर परसेंटेज आप लगाएंगे और परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके आप एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अमाउंट बताएंगे, तो टोटल अमाउंट जो अनकलेक्टेबल की एस्टिमेटेड है वो 1,350 है। ओके, अब इसी को अगर आपने रिकॉर्ड करना हो तो फिर कैसे होगा? इनका जो अनएडजस्टेड बैलेंस इन दी अलाउंस अकाउंट था वो $500 का था। ठीक है, और जो हमने अभी कंप्यूटेशन की है इसकी डिजायर बैलेंस की वो 1,350 आ रहा है। ठीक है, तो 500 और 1,350 को माइनस कर देंगे तो 850 का बैलेंस आ जाता है। अब 850 जो है बेसिकली इनके अनकलेक्टेबल एक्सपेंस हैं जो कि बैलेंस शीट अप्रोच से हमने फाइंड आउट किया। ओके, गेस बट देयर इज अनदर अल्टरनेटिव टू एस्टिमेट द अनकलेक्टेबल अकाउंट्स। अब वो कौन सा है जी हमारे पास? इसको अल्टरनेटिव अकाउंट्स जो है अप्रोच हमारी, इसके अंदर भी हमने क्रेडिट लॉसेस ही हमने एस्टिमेट करने। तो ये कह रहे हैं जी अनकलेक्टेबल अकाउंट्स परसेंटेज इज बेस्ड ऑन एक्चुअल अनकलेक्टेबल अकाउंट्स फ्रॉम प्रायर years क्रेडिट सेल। तो फोकस इज ऑन डिटर्मिनिंग द अमाउंट टू रिकॉर्ड ऑन द इनकम स्टेटमेंट एज अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस। तो बेसिकली ये आपकी इनकम स्टेटमेंट अप्रोच भी हो सकते हैं जिसमें आप नेट क्रेडिट सेल को मल्टीप्लाई करेंगे जितनी आपने एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल की परसेंटेज लिखी हुई और उसको फिर आप रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ एग्जांपल आपको दे रहे हैं, हिस्टोरिकली जो है 1% अकाउंट जो है अनकलेक्टेबल के हैं ईस्ट कॉर्पोरेशन के, और ईस्ट कॉर्पोरेशन का जो क्रेडिट सेल है वो $60,000 का है। 2003 में इन्होंने अनकलेक्टेबल अकाउंट जो है वो 600 का एक्सपेंस हुआ, 60 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1% से तो 600 आता है। अब उसने कहा जी एग्जिस्टिंग एंट्रीज आप बताएं फॉर December 31st 2003 की। तो हमने क्या किया जी 31 दिसंबर में अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स हमने कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट जो था इसके अगेंस्ट जो हमने अकाउंट जनरेट किया वो हमने क्रेडिट किया।
अनकोलेक्टिबल अकाउंट समरी आपके सामने है, परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल्स, ठीक है, जिसमें बैलेंस शीट को फोकस किया, एजिंग ऑफ रिसीवेबल इसके अंदर भी हमने बैलेंस शीट को फोकस किया, और परसेंटेज ऑफ सेल जहां हमने जिसको फोकस किया है वो हमारा इनकम स्टेटमेंट फोकस बन जाएगा, ठीक है। तो हमने दोनों अप्रोचेस को हमने यहाँ डिस्कस किया और बताया। अच्छा, अब जो परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल थी जिसमें बैलेंस शीट अप्रोचेस थी दोनों में, उनमें हमने एजिंग में भी और परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल में भी हमारा एम्फोसाइज था रियलाइजेबल वैल्यू पे, लेकिन जब हमने परसेंटेज ऑफ सेल में इनकम स्टेटमेंट पे फोकस किया तो फिर हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट को कंसिडर किए। डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड है हमारे पास, दिस मेथड मेक नो अटेम्प्ट टू मैच रेवेन्यू विद द एक्सपेंस ऑफ अनकोलेक्टिबल, ठीक है। आपने डायरेक्टली इसमें जो है एक्सपेंस को अनकोलेक्टिबल के साथ, रेवेन्यूज को अनकोलेक्टिबल के साथ आपने मैच किया है। अनकोलेक्टिबल अकाउंट एक्सपेंस जो है वो डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल आपका क्रेडिट हो जाएगा। इनकम टैक्स रेगुलेशन एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है जी, डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड अगर आप यूज करेंगे तो टैक्सेबल इनकम को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अलाउंस मेथड को अगर आप यूज करते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप एक्सपेंसेस को और रेवेन्यूज को आपस में मैच कर सकेंगे। इंटरनल कंट्रोल फॉर रिसीवेबल हम कैसे कर सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल, सब्सिडरी लेजर्स बनाएं, कैश रिसीट की कस्टडी अच्छे बंदे के पास हो जो कि फ्रॉड ना करे, ऑथराइजेशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल राइट्स ऑफ, और ऑथराइजेशन आप दें उन लोगों को जो अकाउंट रिसीवेबल को राइट ऑफ कर सकें। मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल क्या है जी, क्रेडिट टर्म्स जो हैं अगर एक्सटेंड आप कर देते हैं तो कस्टमर इंकरेज होता है कि वो आपसे ज़्यादा परचेजिंग करे, और अगर आप मिनिमाइज कर देते हैं अकाउंट रिसीवेबल मतलब नेट पे अगर आप करना शुरू कर दें सारी की सारी सेलिंग, तो फिर आपके पास जो है वो अकाउंट रिसीवेबल मिनिमाइज होना शुरू हो जाएंगे और कैश आना शुरू हो जाएगा। वे टू मिनिमाइज अमाउंट्स इन अकाउंट रिसीवेबल को सेल आउट करना शुरू कर दें, और क्रेडिट कार्ड सेल जो है वो आप ज्यादा करनी शुरू कर दें। एवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, अब अकाउंट रिसीवेबल को चेक करने के लिए एक रेशियो है जो यूज की जाती है जिसको अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर कहते हैं, जिसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल से हमारी नेट सेल के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, या मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंटली जो है वो रेवेन्यूज को जनरेट कर रही है। तो उसका फार्मूला आपके सामने, नेट सेल ओवर एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, ये दोनों वैल्यूज आपको दी जाएंगी, आप इनको पुट करेंगे और आंसर दे देंगे। और अगर इन्हीं को अगर हम डेज में बताना चाहें तो सिंपल डेज इन ईयर 365 ऊपर लिख देंगे, और जो प्रीवियस स्लाइड पे जो आंसर आएगा आपके पास अकाउंट रिसीवेबल का वो आप यहाँ पुट कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो आपके पास जो आंसर है वो डेज में आ जाएगा। ओके जी, क्लास यहीं तक था आपका ये पूरे का पूरा लेक्चर। इंशाल्लाह ताला कोशिश तो किया आपको अच्छे से समझाने की और बताने की, अगर फिर भी कोई पॉइंट या क्यूरी रह गई तो वो आप लेक्चर टाइम में मुझसे डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।